वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, हम लोग फुल टेस्ट 10 नीट केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ए मोनोप्रोटिक एसिड इन 1 मोलर सॉल्यूशन, कंसनट्रेशन दिया हुआ है हमारे पास 1 मोलर और मोनोप्रोटिक एसिड है, इज 0.01% आयनाइज्ड। तो अल्फ़ा परसेंटेज में दिया है 0.01, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया 10 का पावर, ये हो गया -2, ऊपर 10 का पावर 2, ये ऊपर जाके 10 का पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। वीक मोनोप्रोटिक एसिड के लिए के का वैल्यू हमने पढ़ा था C∝² / 1 - अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू बहुत कम है तो इसीलिए 1 - अल्फ़ा को हम लोग ऑलमोस्ट 1 लिखेंगे और ये C∝² हो जाएगा। तो C का वैल्यू क्या है 1 मोलर और अल्फ़ा है 10 का पावर -4 का स्क्वायर। तो 10 का पावर -4 का स्क्वायर 10 का पावर -8। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन, वर्क निकालना है 2 मोल ऑफ ए गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दिया हुआ है 2। ठीक है, एक्सपेंड आइसोथर्मल फ्रॉम 5 डेसीमीटर क्यूब टू 40 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm एट 298 केल्विन। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम लोग वर्क डन दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला है डबल वर्क डन -2.303 nRT log बेस 10 V2/V1। एन की वैल्यू भी, नंबर ऑफ मोल भी दिया हुआ है, आर कांस्टेंट है जूल में 8.314, टेम्परेचर गिवन है, V2 फाइनल प्रेस वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम गिवन है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो सिंपल जो बेसिक फार्मूला होता है वर्क डन का उससे हम लोग निकाल लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। -P∆V। तो माइनस प्रेशर हमारे पास क्या है 2 इंटू वॉल्यूम कितना होगा फाइनल 40 और इनिशियल 5, 40 - 5 हो जाएगा। तो डेसीमीटर क्यूब में ही है तो ठीक है, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर हो गया हमारे पास। तो ये हो गया 35 इंटू 2 -70, -70 हो गया हमारे पास। ये 2 जो है ATM में है इंटू डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, -70 ATM डेसीमीटर क्यूब, या इसी को बोल सकते हो लीटर। डेसीमीटर क्यूब को ही हम लोग लीटर बोलते हैं, ATM लीटर। लेकिन हमारा आंसर जूल में है तो ATM लीटर को जूल में चेंज करने के लिए 101.325 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 छोड़ देते हैं, राउंड फिगर में निकाल लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से तो 0 आ जाएगा, 7 3 जा 21, 2 बचेगा तो 7 1 जा 7, 2 9 0 7, तो 7091 निगेटिव रहेगा, जूल आ जाएगा। तो 7091 जूल फर्स्ट ऑप्शन है, इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो ये क्वेश्चन है ये हमारा इक्विलिब्रियम का हो गया। HF H2O के साथ बना रहा है H3O + F- K1 है। सिमिलरली दूसरा रिएक्शन के लिए K2 दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, फॉर द एबव 2 रिएक्शन विच ऑफ द गिवन रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग K1 K2 का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। K1 क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+ इंटू एक्टिव मास ऑफ F- डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ HF इंटू एक्टिव मास ऑफ वाटर। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब K2 क्या होगा, K2 इक्वल्स टू होगा एक्टिव मास ऑफ HF इंटू एक्टिव मास ऑफ OH- डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ F- इंटू एक्टिव मास ऑफ वाटर। ये सेकंड हो गया, 2 इक्वेशन हो गया। और हमें देखो ऑप्शन में KW के टर्म में निकालना है तो KW की वैल्यू क्या होती है H+ इंटू OH-। ठीक है, और हमें जो H+ है ये सारे में हमने किस टर्म में लिखा है, हाइड्रोनियम आयन के टर्म में, तो इसे भी हाइड्रोनियम आयन के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या रिलेशन हो गया। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, K1 इंटू K2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, H3O+ F- अपॉन HF इंटू वाटर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा, HF OH- अपॉन F- इंटू वाटर। यही बचेगा हमारे पास। तो इसमें अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, HF हो रहा है, HF कैंसिल हो रहा है, F- कैंसिल हो रहा है। वाटर का कंसनट्रेशन कांस्टेंट है, ये H3O+ इंटू OH-।
H3O प्लस इंटू OH माइनस, ये किस में आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा KW। तो K1 और K2 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, KW के इक्वल हो जाएगा। तो K1 इंटू K2 इक्वल्स टू KW, इसी को हम लोग KW लिखेंगे। H3O प्लस OH माइनस KW के इक्वल हो जाएगा। तो K1 इंटू K2 इक्वल्स टू KW थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो 79 क्वेश्चन है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस वेरी फ्रॉम, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमने बताया था, या ऑक्सीडेशन स्टेट जो बोलते हैं, ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो मैक्सिमम +5। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, 5 - 8 -3, तो -3 to +5 फर्स्ट ऑप्शन है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 जो है ये सॉल्यूशन चैप्टर का है। एट सर्टेन टेम्परेचर 5.12% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विथ 0.9% सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो अननोन सॉल्यूट है इसका मोलर मास हमें निकालना है। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा, पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू इक्वल होगी। पाई इक्वल्स टू क्या होता है, CRT, तो C1RT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C2RT। RT सेम होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो यहाँ से C1 और C2 इक्वल हो जाएगा। अब C1 केन शुगर के लिए परसेंट दिया है 5.12%, परसेंट इसमें मान लो परसेंट मास बाय वॉल्यूम है, तो 5.12 ग्राम होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो हमें कंसंट्रेशन निकालना होता है मोलरिटी में, तो मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 100/1000, ठीक है। सिमिलरली C2 क्या होगा, 0.9% है, तो 0.9 अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय 100 ml माना है, तो अपॉन 1000, तो 100/1000 100/1000 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसका मोलर मास M1 मान लो, इसका मोलर मास M2 मान लो, तो 5.12 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ क्या था हमारे पास, केन शुगर सुक्रोज होता है, सुक्रोज का मोलर मास होता है 342 इक्वल्स टू 0.9 अपॉन मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट जिसे हमने M2 माना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से M2 की वैल्यू 342 इंटू 0.9 अपॉन 5.12। अब इसे सॉल्व करोगे तो 60 आ जाएगा। तो 60 वाला ऑप्शन देखो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो 81 जो है रिलेशनशिप पूछा है बिटवीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ा था, ई सेल इक्वल्स टू, अगर रूम टेम्परेचर पे लें तो 0.059/n, 91 भी लेते हैं लेकिन 1 इसमें राउंड ऑफ कर दिया, 0.059 सारे ऑप्शन में, तो वही ले रहे हैं। log बेस 10 Q लेते थे, सॉरी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल भी लेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमने पुट नहीं किया। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस दिस। अब जब इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, और जो रिएक्शन कोसेंट है वो इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाता है। तो ई सेल 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log बेस 10 Kc। अब इसको इस साइड ले आओ, माइनस से प्लस हो जाएगा, ई नॉट सेल प्लस में आ जाएगा 0.059/n log बेस 10 Kc। तो ये वाला ऑप्शन हमारा देखते हैं, तो सेकंड है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का है, रॉल्ड्स लॉ का। क्योंकि क्वेश्चन में देखो, एट ए गिवन टेम्परेचर टोटल वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट ए एंड बी, दोनों वोलाटाइल है, इज गिवन बाय वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी क्या होगा, ठीक है। तो रॉल्ड्स लॉ से टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, PA0XA प्लस PB0XB। हमें XB के टर्म में निकालना है और दो ही कंपोनेंट है, तो XA प्लस XB की वैल्यू 1 होगी, तो XA का वैल्यू XB के टर्म में निकाल लेते हैं 1 - XB करके। तो क्या हो जाएगा, PA0 1 - XB PB0 इंटू XB। तो सॉल्व करोगे, PA0 माइनस PA0XB प्लस PB0 XB, यही होगा। तो बच गया हमारे पास PA0। अब देखो जो इक्वेशन दिया है कांस्टेंट माइनस है, तो माइनस XB कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, PA0
माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस बचेगा PB0। तो यहाँ से देखो कांस्टेंट वाला जो टर्म है ये 120 किसकी वैल्यू आ जाएगी PA0 की। तो PA0 की वैल्यू आ गई 120। अब PB0 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो PB0 यहाँ से आ जाएगा। XB के साथ जो टर्म है 75 वो इसके इक्वल होगा। PA0 माइनस PB0 इक्वल्स टू 75। अब PA0 की वैल्यू 120 है, पुट कर दो, माइनस PB0 इक्वल्स टू 75। तो PB0 क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस हो गया 120 माइनस 75, तो ये हो गया 45। तो PA0 120, PB0 45। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, 120 45 थर्ड ऑप्शन है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, आफ्टर ऑपरेटिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर सम टाइम, कुछ टाइम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे थे हम लोग। इफ़ एनोड इज रिमूव्ड देन व्हाट विल हैपन, अगर हम लोग एनोड हटा दें, ठीक है, तो जब हम लोग एनोड हटाएंगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा, नो करंट विल फ्लो इन द सेल, सेल में कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक है। और फिर जो आयंस का मूवमेंट है वो रेंडमली होगा। द सेल विल वर्क एज कैपेसिटर, नो आयंस विल स्टार्ट मूविंग रेंडमली, ये सही है। करंट विल कंटिन्यू, नहीं, जब सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा करंट कहाँ से फ्लो होगा। कैथोड विल स्टार्ट वर्किंग एज बोथ, नहीं, कैथोड ही रहता है। और ये कैथोड और एनोड की कंसेप्ट तब होता है जब दो इलेक्ट्रोड लगा हो, एक में कैथोड और एनोड हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स का है। ए स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड इफ़ यू प्लॉट, ठीक है। तो या तो ग्राफ बना के चारों का देख लो कौन स्ट्रेट लाइन है। तो पहला है लॉग, किसका लॉग है, ये कंसंट्रेशन का वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इक्वल्स टू A0 एक्सपोनेंशियल माइनस KT होता है। दोनों साइड लॉग ले लो, ln A क्या हो जाएगा, ln A0, ln और एक्सपोनेंशियल दोनों में से दोनों खत्म हो जाता है, माइनस KT। तो ये y एक्सिस पे, t x एक्सिस पे, y इक्वल्स टू माइनस mx, ये तो कांस्टेंट है, प्लस c। तो ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा विथ डिक्रीजिंग स्लोप। तो इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा ln A का ग्राफ, ये टाइम का, तो क्या होगा इसका स्लोप हो जाएगा माइनस के, और ये ln A0 आएगा। तो ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट 85 है, द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और सोडियम। देखो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, सोडियम लिथियम के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, जनरली ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। और ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ये जनरल बता रहे हैं। तो देखो इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है, तो सबसे कम किसका होगा, सोडियम का। तो सबसे कम सोडियम का 3 ऑप्शन है, ये तो कट गया, ठीक है। अब सोडियम से ज़्यादा किसका होगा, लिथियम का। तो सोडियम से ज़्यादा लिथियम का किस में है, इसमें नहीं है, लिथियम का इसमें है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सोडियम से ज़्यादा लिथियम का। वैसे इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है, बेरिलियम और बोरोन में एक्सेप्शन होगा, वैसे पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था, क्योंकि बेरिलियम का कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 होता है, बोरोन का 1s2 2s2 2p1 होता है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे, इसमें लास्ट ऑर्बिट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये जो है कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन p नाइदर हाफ नॉर फुल, जिसके कारण क्या होगा बच्चे, इसकी स्टेबिलिटी, इससे बेरिलियम से बोरोन की स्टेबिलिटी कम होगी और बोरोन से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, तो बोरोन का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ना चाहिए, लेकिन बेरिलियम से बोरोन का कम होगा। ये एक्सेप्शनल केस होता है, किसमें बताया था हमने, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में, उसके बाद ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 में, ये 2 एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा 85 का। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखो जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायपोल मोमेंट। तो वो मॉलिक्यूल है हमारे पास, पहला है NH3, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 लोन पेयर है। NF3 नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन है और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और BF3 बोरोन के पास 3 फ्लोरीन है। तो हमने पढ़ा है जो रेगुलर ज्योमेट्री होता है, रेगुलर ज्योमेट्री का डायपोल मोमेंट 0, तो BF3 का तो 0 हो जाएगा।
इस दोनों का जीरो नहीं होगा, मतलब सबसे कम BF3 का, सबसे कम BF3 का एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, सबसे कम BF3 का एक ही ऑप्शन है, करेक्ट होगा। अब NH3 का NF3 से ज़्यादा क्यों है? वैसे फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन NH3 का ज़्यादा क्यों है? देखो, लोन पेयर के लिए डायरेक्शन ये रहेगा, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये रहेगा, और डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें सारे ऐड हो रहे हैं। लेकिन इसमें लोन पेयर का डायरेक्शन ये रहेगा, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नीचे के डायरेक्शन है, तो जिसके कारण से क्या होगा, इसमें क्या होगा, कुछ ऊपर के डायरेक्शन में है, कुछ नीचे के डायरेक्शन में है। तो डायपोल मोमेंट अगर इक्वल रहता तो कैंसिल होकर जीरो हो जाता, लेकिन इक्वल नहीं है तो ऑलमोस्ट जीरो के लगभग होगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा फिर ये आएगा। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है, अनलाइक PbCl4 के तरह PbPi4 और PbR4 आर नॉट फाउंड। बच्चे वैसे Pb दिया है तो ये भी Pb ही पूछना चाह रहा है। PbI4 और PbBr4 आर नॉट फाउंड बिकॉज ब्रोमीन एंड आयोडीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। ये तो है ही नहीं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ब्रोमीन आयोडीन। आयोडीन एंड ब्रोमीन आर स्मॉलर इन साइज, एकदम गलत है, क्लोरीन से बड़ा साइज होता है। लार्जर आयोडीन एंड ब्रोमीन आर एबल टू रिड्यूस Pb4+ को Pb2+ में, और Pb2+ की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए PbBr4 और PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। एक तो लार्ज साइज है, लार्ज साइज के कारण बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, इसीलिए वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, एक रीज़न ये है। दूसरा, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण Pb2+ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है क्वेश्चन विलियमसन सिंथेसिस का है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर कांट बी सिंथेसाइज्ड। तो इसमें हमें लिमिटेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। लिमिटेशन क्या है, जो हमारा हेलो अल्केन RX है, RX में R बेंजीन नहीं होना चाहिए, ये एग्जिस्ट नहीं करी, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देगा। और जो हेलोजन होगा वो टर्सरी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये दो लिमिटेशन है। तो पहला देखो, इसका फिनॉक्साइड और इसका हेलो अल्केन, CH2 के साथ तो X आ सकता है, ये बन सकता है। इसमें देखो, एक का दोनों में से किसी का भी बना सकते हैं, ये भी ठीक है। इसमें टर्सरी का अल्कोक्साइड और इसका हेलाइड बना सकते हैं। इसमें देखो, एक का फिनॉक्साइड बनाएंगे तो हेलाइड भी बेंजीन का ही बनाना पड़ेगा, तो हेलाइड बेंजीन का जो है हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देता है, इसीलिए ये हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते हैं। 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्रॉपर्टी फॉलो गिवन ऑर्डर, फ्लोरीन से क्लोरीन का ज़्यादा। पहला ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये सही है, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्लोरीन से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का है वो क्लोरीन से ज़्यादा होगा। और दूसरा रीज़न बोल सकते हो, फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन का क्लोरीन से ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन की रिडक्शन आसान होती है। बॉन्ड लेंथ तो क्लोरीन का ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज क्लोरीन की ज़्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी भी क्लोरीन का ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है। एब्जॉर्ब वेवलेंथ भी क्लोरीन का ज़्यादा होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब, क्योंकि क्लोरीन को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, द स्पीसीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 होनी चाहिए, मतलब 4 लिगेंड, चारों में 4 लिगेंड है। तो टेट्राहेड्रल जनरली जो है हमारा वीक फील्ड लिगेंड देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो जाएगी, तो पेयरिंग होने के कारण हमेशा तो नहीं बोल सकते, लेकिन जनरली जो है हम लोग क्या बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर बनता है, बनाते नहीं है, बनता है स्क्वायर प्लेनर। तो जनरली वीक फील्ड लिगेंड से टेट्राहेड्रल बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, वैसे चेक करना पड़ेगा। सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, तो ये बनाने की इसकी टेंडेंसी कम होगी, ठीक है ना, इसकी जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है बनाने की टेंडेंसी कम होगी। क्यों कम होगी अभी हमने बताया, क्योंकि साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे PD, जो PD है 3D8 के बाद जो 4D8 और 5D8 है जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है।
तो ये भी क्योंकि इसमें 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। D8 होने के कारण ये स्क्वायर प्लेनर बनाता है, वीक फील्ड के साथ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ भी, तो ये तो होगा ही नहीं। अब बच गया NiCl4, यही होगा। अब देखो बना के देख लेते हैं इसको, अगर नहीं होता तो ऊपर वाले को भी चेक करना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा, इस दोनों को चेक करना पड़ेगा। निकल का 28 होता है, 3D8 4S2। ऑक्सीडेशन नंबर देखो X - 4 - 2, X की वैल्यू +2 है, तो Ni2+ क्या हो जाएगा 3D8। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे फील्ड है, तो एक S आएगा और 3 P आएगा, इसीलिए sp3 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो जो ये क्वेश्चन है हेलो अल्केन का है। क्वेश्चन है एन अल्केन ऑफ मॉलिकुलर मास 72 फॉर्म ए सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑन क्लोरीनेशन द अल्केन इज। मॉलिकुलर मास तो चलो बाद में देख लेंगे, पहले स्ट्रक्चर बना के देखो कौन एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दे सकता है। 2 मिथाइल ब्यूटेन फर्स्ट ऑप्शन है, तो ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन होगा, सेकेंड पे मिथाइल है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब देखो जो ये मिथाइल है सेम प्रोडक्ट देगा, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, तो 3 टाइप के प्रोडक्ट होंगे, इसीलिए ये आंसर तो होगा नहीं। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन सेकेंड ऑप्शन, प्रोपेन है तो 1 2 3 सिंगल बॉन्ड होगा, 2 पे 2 मिथाइल, ठीक है, तो इसके 4 बॉन्ड होंगे, इसके भी 4 3 3। अब देखो ये सेम पोजीशन है, तो चारों में से कोई भी हाइड्रोजन हटे सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं तो इसके एक ही प्रोडक्ट बनेंगे, इसीलिए ये आंसर करेक्ट होगा। अब इसका मॉलिकुलर मास भी चेक कर लो, CH3 का 15 होता है, 4 CH3 है, तो 15 4 जा 60, कार्बन 1 है +12, 60 + 12 72, ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 92 है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन एट कायरल कार्बन। SN1 रिएक्शन और कायरल कार्बन पे अगर हो रहा है तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन बनता है, और जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से और बैक से दोनों साइड से अटैक कर सकता है। मतलब जब फ्रंट से अटैक करेगा तो क्या होगा रिटेंशन, बैक से करेगा तो इन्वर्जन, मतलब इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दैट इज रेसेमाइजेशन होगा, ठीक है। तो द प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव बट हैव अपोजिट कन्फिग्रेशन, नहीं बच्चे ये SN2 में होता है। द रिएक्शन विल इन्वॉल्व रेसेमाइजेशन एंड पार्शियल इन्वर्जन, सही है, क्योंकि रेसेमाइजेशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक कर सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज ए फंक्शन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें जो RDS होता है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है और उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं होता है। अटैकिंग ग्रुप विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, नहीं बच्चे अटैकिंग रिएजेंट तो न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट अब 93 नंबर क्वेश्चन देखें बच्चे। रिएक्शन है हमारा बेंजल्डिहाइड व्हेन हीटेड विद डाइल्यूट NaOH अंडरगो। देखो जो बेंजल्डिहाइड है बेंजीन के साथ CHO ग्रुप, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल नहीं देगा, केनिजारो दे सकता है। वैसे केनिजारो में कंसनट्रेटेड NaOH लेना चाहिए, लेकिन एल्डोल दे नहीं सकता है तो केनिजारो ही ये देगा, ठीक है। बेंजल्डिहाइड बैकबोन रीअरेंजमेंट भी नहीं देता है, नो रिएक्शन नहीं होगा, केनिजारो देगा। एक जो है बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, दूसरा बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। 94 है कार्बाइलामाइन रिएक्शन इज गिवन बाय। कार्बाइलामाइन रिएक्शन प्राइमरी अमाइन देता है ओनली, जब हम लोग प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन किससे करें, क्लोरोफॉर्म के साथ करें एल्कोहलिक की OH के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है आइसोसाइनाइड बनाता है, जिसे हम लोग कार्बाइलामाइन रिएक्शन बोलते हैं, यही है कार्बाइलामाइन रिएक्शन। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज़ नॉट प्रेजेंट इन DNA, ये बायोमोलिकुल्स टॉपिक का है। DNA में जो है एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है। यूरासिल एक बेस है जो RNA में होता है, DNA में नहीं होता है, तो इसका आंसर यूरासिल हो जाएगा, जो DNA में नहीं होता है, ये RNA में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 96 में, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, DNA में थायमिन होता है, यूरासिल नहीं होता है, और RNA में यूरासिल होता है, थायमिन नहीं होता है, ये दोनों का डिफरेंस होता है दोनों में। 96 है इफ़ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल्ड एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ देन फाइंड आउट न्यू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 612। कार्बन 612 का मतलब एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12,
तो एटॉमिक नंबर 6 का मतलब है प्रोटॉन 6 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, न्यूट्रॉन जो है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 12 माइनस 6 6 हो गया। ठीक है, अब इसका मास डबल कर रहे हैं तो 6 के बदले न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 12, और प्रोटॉन हाफ कर रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन हाफ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 6 के बदले 3। इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे भी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, नेग्लिजिबल है, और कम कर दिए तो और नेग्लिजिबल। तो मास में क्या लेते हैं हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 12, न्यू मास क्या हो जाएगा 18। तो 18 हमारा थर्ड ऑप्शन है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है। क्वेश्चन है हीट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में ही है सारे, हाफ O2 ये भी गैस, CO2 भी गैस, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है उसे डेल्टा U या डेल्टा E लिखते हैं। इंटरनल एनर्जी है -67.1 किलो कैलोरी। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा H की वैल्यू पूछा गया है। टेम्परेचर सेम है 17 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में रिलेशन होता है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, ये रिलेशन होता है। अब डेल्टा U की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है -67.71, ये किलो कैलोरी में है, हमारा आंसर भी किलो कैलोरी में है, तो किलो कैलोरी में ही रहने देते हैं। डेल्टा NG, देखो प्रोडक्ट में एक गैस है, डेल्टा NG की वैल्यू निकालने के लिए माइनस रिएक्टेंट में 1 + 1/2, तो 1 - 3/2 हो गया, विच विल बी इक्वल टू -½ तो प्लस -1/2। आर की वैल्यू कैलोरी में 2 होता है, तो किलो कैलोरी में डिवाइड कर देंगे 1000 से। टेम्परेचर 17 है, तो केल्विन में 273 + 17 आ जाएगा 290। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा -67.671 प्लस माइनस माइनस, ये 2 कैंसिल कर देते हैं, एक 0 भी कैंसिल कर देते हैं, तो 29/100 ये हो जाएगा 0.29। ठीक है, 0.29, तो ये आ जाएगा किलो कैलोरी में। अब इसे ऐड कर दो, 9 + 1 10 हो गया, 3 × 7 = 10, 7 × 1 = 8, 68 किलो कैलोरी आ जाएगा नेगेटिव में। तो नेगेटिव में -68 किलो कैलोरी फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो क्वेश्चन है ये इक्विलिब्रियम का है। pH वैल्यू ऑफ N/1000 KOH सॉल्यूशन, मतलब नॉर्मेलिटी दिया है 1/1000 नॉर्मल, मतलब 10⁻³ नॉर्मल। अब इसकी n फैक्टर 1 होगी क्योंकि एक ही OH देता है, तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी सेम होगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी होता है मोलरिटी इंटू n फैक्टर। n फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम होगा, 10⁻³ मोलर हो जाएगा। किसका कंसंट्रेशन KOH का, एक KOH में एक ही OH माइनस है, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी सेम रहेगा, -3 मोलर। ठीक है, अब pH निकालना है, पहले POH निकाल लेते हैं, -log⁻10 10⁻³ log m का पावर n होता है n log m, तो -3 इधर आ जाएगा, -3 log⁻10 10, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3, log10 की वैल्यू 1 3 आ गया। और हमने पढ़ा है रूम टेम्परेचर पे pH और POH का सम 14 होता है, तो pH आ जाएगा हमारे पास 14 - POH, तो 14 - POH 3 विच विल बी इक्वल टू 11, तो 11 हमारा ऑप्शन 4 है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 99 नंबर क्वेश्चन में IPAC नेम पूछा है FeC5H5 2। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लो, इसका होता है -1, तो 2 × -1 = 0, तो X की वैल्यू हो गया +2। ठीक है, तीनों में ही 2 दिया है। C5H5 को बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो अंदर डा है इसलिए इस 2 के लिए हम लोग बिस यूज करेंगे, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन सेकेंड, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। फेरोसिन इसका कॉमन नेम होता, कॉमन नेम नहीं, IPAC नेम पूछा है। इन लेड स्टोरेज बैटरी कैथोड इज मेड अप ऑफ, लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड हम लोग लेड का बनाते हैं, कैथोड लेड ऑक्साइड का बनाते हैं, तो लेड ऑक्साइड जो है कैथोड बनाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।